हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय कोमल मैम में। आज हम सरफेस केमिस्ट्री की अगली कड़ी में पढ़ेंगे लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड्स में अंतर। लायोफिलिक मीन्स द्रव स्नेही कोलाइड और लायोफोबिक मीन्स द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही जो होते हैं यानी लायोफिलिक जो होते हैं वो द्रव रागी होते हैं, यानी कि आसानी से बनाए जा सकते हैं। ये एक तरह के प्रकार हैं कोलाइडी विलयन के प्रकार। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, कोलाइडी तंत्र को कई प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, कई बेसिस पे उनको विभाजित किया जा सकता है। एक बेसिस मैंने आपको बताया था, जो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम जो होता है यानी डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज, ये दोनों जो होते हैं इनके मध्य कैसी बंधुता है उनके आधार पर दो प्रकार के कोलाइडी विलयन होते हैं। एक तो होता है लायोफिलिक और एक होता है लायोफोबिक, यानी कि द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। ये होते क्या हैं? द्रव स्नेही कोलाइड जो होते हैं वो आसानी से बनाए जा सकते हैं, यानी कि जैसे ही उसको परिक्षेपण माध्यम में मिलाया जाता है या विलायक में मिलाया जाता है वो आसानी से घुलकर बन जाते हैं, तो ये आसानी से बनाए जा सकते हैं। जबकि द्रव विरोधी कोलाइड जो होते हैं उनको कुछ विशेष परिस्थितियों से बनाया जाता है। अब हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के आधार पर इन सबको समझेंगे। हमने एग्जाम्पल लिया द्रव स्नेही के लिए, हम मान लेते हैं गोंद जो है अगर हम उसको पानी में मिलाते हैं तो वो आसानी से उसका कोलाइड बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी धातु को, मान लेते हैं हम सोने को पानी में डालते हैं, तो हम डायरेक्ट उसका कोलाइड नहीं बना सकते, यानी कि हम उसको लिक्विड फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, उसका कोलाइडी विलयन नहीं बना सकते हैं। इसको अब एग्जांपल लेके इन सब पॉइंट्स को समझेंगे। पहला पॉइंट है आसानी से बनाया जा सकता है, यानी कि गोंद को हम पानी में डालते हैं और धीरे धीरे करके घुल जाता है और आसानी से कोलाइडी विलयन बन जाता है। जबकि जो सोना होता है उसको अगर हम पानी में डालते हैं तो आसानी से उसके कोलाइडी विलयन नहीं बनाया जाता, उसको बनाने के लिए कुछ विशेष विधियों का प्रयोग किया जाता है। सेकंड पॉइंट इसमें आता है, इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम यानी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, इन दोनों के मध्य अधिक आकर्षण बल होता है। यानी कि मैंने बताया गोंद को हम पानी में घोल सकते हैं, गोंद जो है वो है परिक्षिप्त प्रावस्था और जो पानी है वो विलायक की तरह काम करता है जो कि है परिक्षेपण माध्यम। इन दोनों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है जिनके कारण ये आसानी से घुल जाते हैं। जबकि इसमें द्रव विरोधी कोलाइड में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य कम आकर्षण बल होता है। थर्ड पॉइंट यदि हम देखें तो द्रव स्नेही कोलाइड जो होते हैं वो कार्बनिक प्रकृति के होते हैं, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड जो हैं वो अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है कि इनके कण बड़े अणुओं के समान होते हैं, अतः इन्हें आणविक कोलाइड कहा जाता है। द्रव स्नेही कोलाइड को, लायोफिलिक कोलाइड को मॉलिक्यूलर कोलाइड भी बोला जाता है। द्रव स्नेही को मॉलिक्यूलर कोलाइड भी बोला जाता है क्योंकि इनके कण जो होते हैं यानी इनके कोलाइडी कण जो होते हैं वो बड़े अणुओं के समान होते हैं, इसलिए इनको आणविक कोलाइड कहा जाता है। द्रव स्नेही को आणविक कोलाइड, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड जो होते हैं उनमें इनके कण यानी कोलाइडी कण जो होते हैं वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनते हैं, इसलिए इनको संगुणन कोलाइड कहा जाता है, यानी कि एसोसिएशन कोलाइड कहा जाता है। द्रव स्नेही कोलाइड होता है मॉलिक्यूलर कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड होता है एसोसिएशन कोलाइड। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कोलाइड का एक प्रकार बताया था, कोलाइडी कणों के व्यास के आधार पर यानी उनके आकार के आधार पर हमने पढ़ा था। संगुणित कोलाइड होते हैं, आणविक कोलाइड होते हैं, तो उसी तरह से आणविक कोलाइड जो है वो द्रव स्नेही होते हैं और संगुणन कोलाइड जो है वो द्रव विरोधी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि द्रव स्नेही कोलाइड जब इनका कोलाइडी विलयन बन जाता है तो ये फिर से रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि यह एक उत्क्रमणीय है, यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम जब ये दोनों जुड़ करके कोलाइडी विलयन बना लेते हैं
तो उनको फिर से परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम में अलग किया जा सकता है, यानी कि यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। जबकि द्रव विरोधी कोलाइड जो है, अगर इनका एक बार कोलाइडी विलयन बना लिया जाता है तो फिर से इससे फिर से परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम नहीं बनाए जा सकते, यानी कि एक बार उत्पाद बन जाने के बाद अभिकारक फिर से प्राप्त नहीं किए जा सकते। द्रव विरोधी अनुत्क्रमणीय होता है, जबकि द्रव स्नेही जो है वो उत्क्रमणीय होता है। नेक्स्ट इसमें आता है कि यह बहुत अधिक स्थायी होता है। द्रव स्नेही जो है बहुत अधिक स्थायी होता है, अगर हम इनको अलग करेंगे तो ही अलग होगा, यानी कि ये बहुत अधिक स्थायी होता है। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, इनको हम अलग करेंगे तो ही अलग होंगे, नहीं तो ये स्थायी रहता है। जबकि द्रव विरोधी कोलाइड जो होते हैं वो कम स्थायी होते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल जो है वो है गोंद, स्टार्च, जिलेटिन। गोंद, स्टार्च, जिलेटिन आदि को अगर हम जल में मिलाते हैं तो आसानी से इसका जलीय विलयन या कोलाइडी विलयन बन जाता है। जबकि द्रव विरोधी कोलाइड के एग्जाम्पल होंगे धातु, धातु के सल्फाइड, धातु के हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड। इनको यदि जल में मिला करके कोलाइडी विलयन बनाया जाता है तो आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बन सकते हैं। तो धातुएं जितनी भी हैं, अगर हम उसको जल में घोलने की कोशिश करेंगे तो वो जल में आसानी से नहीं घुलेंगी। उनको घोलने के लिए हमें कुछ विशिष्ट परिस्थितियां लगानी होंगी, विशेष विधियां उपयोग में लानी होगी। तो ये हैं द्रव स्नेही और द्रव विरोधी, यानी लायोफिलिक और लायोफोबिक। नेक्स्ट क्लास में हम संगुणित कोलाइड पढ़ेंगे, जो कि होते हैं मिसेल, जो साबुन और अपमार्जक जो होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, साबुन सफाई का काम किस तरह से करता है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।